यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? नेक्स्ट लेक्चर है। कल हम लोग 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर लिए थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द मैनेजमेंट थॉट्स वी हैव। जल्दी से एक बार सभी लोग ज्वाइन कर लो सेशन को, ताकि हम लोग स्टार्ट कर सके। प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। एक बार सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। शिखा, अनुज, रोहित, एक बार जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लो ताकि सेशन को स्टार्ट कर सके हम लोग। So without wasting the time, we have to be start the today's lecture that is all about the 14 principles of management and management thoughts. So 14 principles of management हम लोगों ने कल क्लियर कर लिया था. So all those candidates who are joining the very first time, my name is Anubhav Singh. Since last 11 year, I am taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics, and used to work with India's top teaching and research organizations like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, MIT University, Sarda. Mentored and guidance more than 1000 कैंडिडेट, 1000 से ज्यादा बच्चों को नेट जीआरएफ क्वालिफाई करा चुके हैं अपने गाइडेंस में. क्रैक द यूजीसी नेट जीआरएफ 4 टाइम्स इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. Published more than 20 research papers in top quality journals. MBA International Business, MCOM, MA Economics and PhD Applied Economics. सब लोग जल्दी से एक बार जुड़ जाइए. सेशन को हम लोगों ने कल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरी तरह से क्लियर कर लिया था. कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए. इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो आप लोग पूछ सकते हैं. तो 14 प्रिंसिपल्स में डिवीजन ऑफ वर्क बताया कि काम को पूरे काम को डिवाइड करना है आपको. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस इंसान को अथॉरिटी दे रहे हैं आप, वो अपने आगे ऑर्डर दे सकता है और सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी भी पड़ेंगी. डिसिप्लिन में रहना है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, रिम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, स्पिरिट कॉर्पो. तो इन हमने पांचों 14 के 14 प्रिंसिपल्स का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था. किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए. हेनरी फ्यूल्स, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. पहला डिवीजन ऑफ वर्क बोला था कि वर्क शुड बी डिवाइडेड अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप टू इंश्योर दैट एफर्ट एंड अटेंशन और फोकस ऑन स्पेशल पोर्शन ऑफ द टास्क. सेकेंड, अथॉरिटी बताया था. थर्ड, डिसिप्लिन हमने आपको बताया था कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर द कॉमन एफर्ट ऑफ द वर्कर्स. ठीक है, कि जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका आपको क्या चाहिए कि एक कॉमन एफर्ट हो, सबकी एक जैसी कोशिश हो. यूनिटी ऑफ कमांड, वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन मैनेजर. कोई भी मैनेजर होगा, कोई भी वर्कर होगा, वो केवल एक मैनेजर से ऑर्डर रिसीव करेगा. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट सॉरी, रिम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स. मतलब आपको लंबे समय तक की ज्यादा समय तक की लोग क्या करें, आपके साथ काम करें. दे शुड हैव वेरी गुड रिटेंशन स्ट्रेटजी. अगर लोग ज्यादा समय तक की काम करेंगे तो क्या होगा, आपको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की कॉस्ट बच जाएगी और रिजेक्शन रेट आपका कम से कम रहेगा. इनिशिएटिव और स्पिरिट कॉर्पोरेट, एक मतलब आपस में सबके बीच में एक हार्मोनी बनी रहे, एक मतलब एक अच्छा रिलेशन सभी के बीच में बना रहे. अब आया मैनेजमेंट थॉट्स. मैनेजमेंट थॉट्स में
कैसे किस तरीके से इवोल्यूशन कैसे हुआ मैनेजमेंट थॉट से, पहले वो देखिए आप लोग। आज का लेक्चर केवल हम लोगों ने वो करके रखा हुआ है अनलिस्टेड, तो प्लीज ये लिंक है वीडियो को किसी के साथ शेयर मत करिएगा। ओनली दोस्त कैंडिडेट हैं जिन्होंने पेड किया है, 10-12 बच्चों ने पेड किया है, केवल 8 बच्चे भी ज्वाइन किए हैं। प्लीज डोंट शेयर दिस लिंक विद एनीवन, so this is for only those candidates who have paid the fees. तो इवेल्युएशन ऑफ द मैनेजमेंट थॉट्स में क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल स्कूल भी है, न्यू क्लासिकल, मतलब पूरे जो मैनेजमेंट थॉट्स हैं उसको हम लोगों ने पूरा डिवाइड कर रखा है 3 भागों में। क्लासिकल स्कूल्स में, नियो क्लासिकल स्कूल्स में और मॉडर्न स्कूल्स में लोगों की सोचने का तरीका क्या क्या था। क्लासिकल स्कूल्स में साइंटिफिक मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है और ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है। न्यू क्लासिकल अप्रोच में ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और बिहेवियरल साइंस अप्रोच है। वही मॉडर्न स्कूल की बात करेंगे तो सिस्टम अप्रोच है हमारे पास और कॉन्टिजेंसी अप्रोच है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल में 3 है ना, 1 2 3। तो क्लासिकल अप्रोच क्या आती है? क्लासिकल थ्योरी फॉर्मुलेटेड प्रिंसिपल फॉर सेटिंग अप एंड मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, दीज व्यू आर लेबल्ड एज ए क्लासिकल बिकॉज दे फॉर्म द फाउंडेशन फॉर द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट थॉट। तो क्या था कि क्लासिकल अप्रोच में क्या था कि उन्होंने प्रिंसिपल्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से मैनेज करना है उसके लिए सर्टेन प्रिंसिपल्स को सेट किया, और इसीलिए दीज व्यूज, जो एक व्यूज या जो प्रिंसिपल्स है उन्हीं व्यूज को या उन्हीं उनके नजरिए को बी कॉल एज ए क्लासिकल अप्रोच। दे फॉर्म द फाउंडेशन फॉर द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट थॉट। तो क्लासिकल अप्रोच है, ये नोट कर लीजिएगा कि फाउंडेशन फॉर द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट थॉट, इसको हम लोग न्यू बोलते हैं कि फाउंडेशन है, ये सबसे सबसे बेसिक जो मैनेजमेंट थॉट्स है, सोचने का विचार, मतलब प्रबंधन के जो विचार हैं, मैनेजमेंट के जो विचार हैं, उनका जो नजरिया है, सबसे बेसिक जो है वो दैट इज कॉल्ड क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल में 3 है, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो EW टेलर ने दिया, FW टेलर ने दिया सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच हेनरी फ्योल्स ने दिया, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच मैक्स वेबर ने दिया। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी अप्रोच किसने दिया? साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया? FW टेलर। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच हेनरी फ्योल्स ने दिया, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच मैक्स वेबर ने दिया। ठीक है, ये तीनों किसके अंदर आते हैं? क्लासिकल अप्रोच। नोट कर लीजिएगा। हम आपको नोट्स तो रोज के रोज भेज ही दे रहे हैं, आज और कल के लेक्चर का नोट्स अभी हम आपको दे देंगे, तो अभी तक की जितना पढ़ाया सभी नोट्स आपके पास पहुंच गए होंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट पहला आया, कंट्रीब्यूशन ऑफ द टेलर। FW टेलर ने जो दिया है साइंटिफिक मैनेजमेंट, या जो कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर, मतलब टेलर ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है मैनेजमेंट थॉट्स में। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या था? द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय फ्रेडरिक विंस्लो ने। सबसे पहले जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया वो फ्रेडरिक विंस्लो ने, विंस्लो टेलर, जिसको मतलब भाई FW टेलर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। FW टेलर इन द US इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? FW टेलर के द्वारा। FW टेलर ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड देन सी दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसर्न करता है कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट मैन टू डू, कि एक इंसान क्या काम करे, देन सीन दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट के दौरान आप क्या सोचोगे? FW टेलर ने बोला पहले आप देखिए कि एक इंसान से क्या काम लेना चाहते हो आप, उसके बाद देखिए कि उस इंसान ने जो काम किया है वो सबसे सस्ते तरीके से और सबसे अच्छा काम किया या नहीं किया है। समझ गए? तो अकॉर्डिंग टू टेलर, टेलर क्या बोलते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसर्न विद, साइंटिफिक मैनेजमेंट एक कंसर्न करता है कि व्हाट यू वांट मैन टू डू, कि एक इंसान एक इंसान से आप क्या काम कराना चाहते हो, क्या काम लेना चाहते हो, और उसके बाद देखो कि उस इंसान ने जो काम किया सबसे अच्छा और सबसे सस्ता काम किया या नहीं है। टेलर के 4 प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, 1 2 3 4। पहला वो डेवलप ए साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअल वर्क। एक जितने भी इंडिविजुअल हैं उन इंसान के लिए, उस इंडिविजुअल काम के लिए एक कोई एक स्पेसिफिक साइंटिफिक थ्योरम, एक साइंटिफिकली कोई एक ऐसे एक एलिमेंट डेवलप करो जिससे हम लोग आसानी से काम को कर सकें और काम जो हुआ है काम का इवेल्युएशन भी हम लोग कर सकें। तो टेलर्स का 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है कि डेवलप ए साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल वर्क। समझ गए?
कि डेवलप ए साइंस, एक स्पेसिफिक कोई साइंस कोई डेवलप करो, एक थ्योरम डेवलप करो, एक थ्योरी डेवलप करो, ताकि एक ईच एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट होते हैं मैनेजमेंट के, सभी एलिमेंट के लिए एक इंडिविजुअल वर्क के लिए एक आपको क्या करना है, एक साइंस डेवलप करना है। दूसरा हो गया साइंटिफिकली सिलेक्ट, उसमें से कुछ साइंटिफिकली सिलेक्ट एंड देन ट्रेनिंग और टीचिंग डेवलपमेंट ऑफ द वर्क। उसके बाद साइंटिफिकली उसमें से एक चीज आप सिलेक्ट करिए और अपने लेबर को, अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग दीजिए, टीचिंग दीजिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, टीच करिए, ताकि वो लोग काम को एक अच्छी तरह से डेवलप कर सके। थर्ड हुआ हॉटली कॉपरेट विद द वर्कर्स so as to ensure that all work is done in accordance with the principle of the science has been developed। मतलब आप अपने वर्कर के साथ एक समन्वय बना के रखिए, ताकि जो कुछ भी काम हुआ है वो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल हुआ है, जो आपने प्रिंसिपल डेवलप किया था। प्रिंसिपल मतलब साइंस का जो प्रिंसिपल डेवलप किया था उसके अकॉर्डिंगली काम हुआ या नहीं हुआ, जो थ्योरी के अकॉर्डिंगली, जो थ्योरी आपने डेवलप करी सबसे फर्स्ट पॉइंट में, उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। जो लोग भी काम कर रहे हैं, जो काम आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसको हार्टली कॉपरेट विद द वर्कर्स, आप अपने वर्कर के साथ कॉपरेट करिए, so as to ensure that जितना भी वर्क है, all work is done in accordance with the principle of the science has been developed। तो जो आपने साइंस डेवलप किया है उसके अकॉर्डिंगली सब काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर वह डिवाइड द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वली बिटवीन मैनेजमेंट एंड विच इट हैज बीन सॉर्टेड देन द वर्कर। मतलब जितने लोग मैनेजमेंट में हैं उनके बीच में इक्वली काम डिवाइड करिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करिए, जिससे कि ओवरलैपिंग ना हो और इक्विटी का कॉन्सेप्ट भी चलता रहे। तो चारों कौन कौन से 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हो गया कि ईच एलिमेंट के लिए, एक इंडिविजुअल वर्क के लिए एक साइंस डेवलप करिए, साइंस मतलब एक थ्योरी डेवलप करिए, थ्योरम डेवलप करिए, उसमें से एक थ्योरम में से एक को चुनना और अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि वो उसके अनुसार काम कर सके। ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट हुआ कि अपने वर्कर्स के साथ कोऑपरेटिव बने रहिए, समन्वय लगातार बना रहे, ताकि जो कुछ भी काम हुआ वो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल हुआ या नहीं हुआ। तो डिवाइड द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वली बिटवीन मैनेजमेंट एंड विच इट इज बेटर देन सॉल्टेड देन द वर्कर्स। फिर पूरे काम को आप इस तरीके से डिवाइड करिए, इसका पूरे काम को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इस तरीके से डिवाइड करिए मैनेजमेंट के बीच में, ताकि आराम से पूरा एक इक्विटी का, एक समानता का कानून सबके बीच में बना रहे। ठीक है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का समझ गया। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या बोला, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 20वीं सेंचुरी के शुरू में दिया था। इसमें बोला गया कि अब आप एक इंसान से क्या काम लेना चाहते हो, उसके बाद उसको देखो कि उस इंसान ने जो काम किया सबसे अच्छा और सबसे अच्छी तरीके से किया या नहीं किया है। टेलर्स 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में 4 प्रिंसिपल्स ये कि पहले एक साइंस डेवलप करो ईच एलिमेंट के लिए, इंडिविजुअल वर्क के लिए। उसके बाद एक साइंटिफिकली उस जितना भी आपने थ्योरम डेवलप किया उसमें से एक को चुनिए और अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग दीजिए, ताकि वो उस थ्योरीज के अनुसार, उस थ्योरम के अनुसार काम कर सकें। थर्ड है, एक आपस में अपने वर्कर्स के साथ समन्वय बना रहे, ताकि जितना भी काम हुआ है वो एक पर्टिकुलर साइंस के अनुसार, पर्टिकुलर थ्योरम के अनुसार हुआ या पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स के अनुसार हुआ या नहीं हुआ है। फिर ओवरऑल वर्क को डिवाइड करिए, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इक्वली डिवाइड करिए अक्रॉस द मैनेजमेंट। दीज आर द 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज गिवन बाय द एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो ये 4 प्रिंसिपल जो हैं, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत। ठीक है, कोई डाउट? कोई भी डाउट किसी को? किसी प्रकार कोई डाउट? चलिए, एफ.डब्ल्यू. टेलर के 4 प्रिंसिपल्स होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत। ट्राई अप्रोचेस कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्यूल्स। हेनरी फ्यूल का क्या कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट थॉट्स में, वो देख लीजिए आप लोग। हेनरी फ्यूल ए फ्रेंच इंडस्ट्रियल्स
has been regarded as the real father of modern management. He reduced his ideas based on the practice experience in his book Administrative Industrial at a Journally published 1916 in a French language. ठीक है. Fayol divided the activities of an industry into 6 groups. Fayol ने हेनरी फ्योल ने पूरी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं एक संस्था में, एक संगठन के अंदर, उसको पूरी तरह से 6 भागों में डिवाइड करके रखा हुआ, 6 ग्रुप में. टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, मैनेजरियल. दीज एक्टिविटीज आर कॉमन ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल. कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है या छोटा है, बट ये जितनी भी हमारी वो है एक्टिविटीज है, दुनिया के हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर संगठन में आपको देखने को मिलेंगी. टेक्निकल की बात करिए, कॉमर्शियल की बात करिए, फाइनेंशियल की बात करिए, सिक्योरिटी की बात करिए, अकाउंटिंग की बात करिए, या मैनेजरियल की बात आप करिए. ठीक. टेक्निकल का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी. जितना भी टेक्नोलॉजी वाला काम होगा, मशीनरी वाला काम होगा, वो किस में जाएगा? वो एक ग्रुप में चला जाएगा. कॉमर्शियल वाला जितना खरीदना है, कुछ रॉ मटेरियल खरीदना है, कुछ रॉ मटेरियल बेचना है, जितने भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज होंगी सेल्स परचेज की, वो किसमें आएंगी? कॉमर्शियल में. फाइनेंशियल में जितनी फाइनेंस वाली होंगी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस, वो उसमें जाएंगी. सिक्योरिटीज की बात करें, लेबर की सिक्योरिटीज की बात करें, प्रोडक्ट की सिक्योरिटीज की बात करें, वो सिक्योरिटी में जाएगी. फिर अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग हम लोग एवरीडे अकाउंटिंग करेंगे. मैनेजरियल में मैनेजमेंट की पर्सपेक्टिव से, जो डिसीजन मेकिंग हो गया, मिशन हो गया, विजन हो गया, स्ट्रेटजी हो गया, वो सब हमारा इसमें जाएगा. तो फेयोल ने पूरी एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशंस की पूरी एक्टिविटी 6 भागों में डिवाइड करके रखी है. टेक्निकल, कॉमर्शियल, नोट कर लीजिएगा, टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल. थर्ड हुआ ब्यूरोक्रेसी. तो 2 हो गए, FW टेलर हो गया और हेनरी फ्योल्स हो गए. ब्यूरोक्रेसी क्या है? ब्यूरोक्रेसी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम designed to accomplish in a large scale administrative task by systematically coordinating the work of many individuals. होता है ना, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो IAS IPS होते हैं, DM SDM होते हैं, इनको हम लोग ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं. ब्यूरोक्रेसी के अंदर कौन कौन सी आती है वो भी आपको बताएंगे. ब्यूरोक्रेसी क्या है? ब्यूरोक्रेसी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक प्रशासनिक सिस्टम है जो एक इस तरह से डिजाइन किया गया है. ब्यूरोक्रेसी इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम designed to accomplish large scale administrative tasks by systematically coordinating the work of many individuals. ब्यूरोक्रेसी हम लोग एक इस तरीके से प्रशासनिक सिस्टम को डिजाइन किया है ताकि लार्ज स्केल जो काम है, लार्ज स्केल जो प्रशासनिक काम है, उसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से उसको क्या कर सकें, हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकें. एक जो बहुत बड़ा बिग ऑर्गेनाइजेशन है, या हमारी देखिए कंट्रीज लाइक इंडिया, जहाँ पे PM है, राष्ट्रपति है, MP है, MLA है, SDM है, DM है, उसके बाद लोकल म्यूनसिपैलिटी के चुनाव अलग होते हैं, ग्रामीण लेवल में प्रधान का चुनाव अलग हो रहा है, जिला पंचायत अलग हो रहा है, जिला अध्यक्ष अलग हो रहा है, BDC मेंबर का अलग हो रहा है. तो ये इतना कुछ होने के बावजूद भी हम लोग क्या ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, SDM है, DM हो गया, ठीक है, बहुत ADM हो गया, बहुत सारे होते हैं. क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, जो लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, उसको हम लोग सिस्टमेटिकली एक सिस्टम के तहत, रूबी अभी बता रहे हैं आपको 4th पॉइंट, एक सिस्टम के तहत उसको हम लोग पूरी तरह से मैनेज कर सके, उसी को बोलते हैं हम लोग ब्यूरोक्रेसी. आप जो 4th पॉइंट पूछ रहे हैं FW टेलर का, उसमें ये बोला है कि जितना भी काम है उस मैनेजमेंट के बीच में बराबर डिवाइड करें, इक्वली डिवाइड करें, ताकि इक्विटी बनी रहे. ऐसा नहीं कुछ लोगों के पास डिसीजन ज्यादा चलेगा, कुछ लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, कुछ लोगों के पास कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ब्यूरोक्रेसी समझ गए. ब्यूरोक्रेसी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक प्रशासनिक सिस्टम बना हुआ है, डिजाइन किया गया हो ताकि हम लोग लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को एक सिस्टमेटिकली कोऑर्डिनेट करके, सिस्टमेटिकली समन्वय करके हम लोग कई सारे इंडिविजुअल्स के काम को क्या करें, कोऑर्डिनेट कर सके. ब्यूरोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? डिवीजन ऑफ वर्क. अब देखिए SDM अलग काम कर रहा है, DM अलग काम करता है, ADM अलग काम करता है. तो ऐसे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेटिक्स में, आप ब्यूरोक्रेसी में आपको डिवीजन ऑफ द वर्क, आप क्या करिए, काम का डिवाइड करिए, पूरे काम को. हायरार्की ऑफ द पोजीशन, सबसे ऊपर टॉप लेवल में कौन होगा, मिडिल लेवल में कौन होगा, लोअर लेवल में कौन होगा. आप एक हायरार्की बना के रखिए ऊपर से नीचे तक की. रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करिए, क्या कानून होंगे, क्या कानून नहीं होंगे. एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, एक संगठन में जितने भी कानून है उसको डिसाइड करिए. ऑफिस की टाइमिंग क्या रहेंगी,
9 से 5 रहेगी, 9 से 6 रहेगी। जो भी कानून आपको बनाने हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं आपको, जो भी नियमावली बनानी है आपको, वो बनाइए। ब्यूरोक्रेसी के तहत हम लोग ये करते हैं। इम्पर्सनल रिलेशनशिप, आपस में रिलेशनशिप बना रहा है, संबंध बना रहा है। और एक ऑफिशियल रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए भी आपको चीजें करनी पड़ती हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के लक्षण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य को डिवाइड करना, हेयरकी ऑफ पोजीशंस, एक हेयरकी बनाना, टॉप लेवल कौन होगा, मिडिल लेवल कौन होगा, लोअर लेवल कौन होगा। रूल्स रेगुलेशंस की हम लोग बात करेंगे, नियमावली की बात करेंगे। इम्पर्सनल रिलेशनशिप, आपस में संबंध कैसा है, और ऑफिशियल रिकॉर्ड, ये सब ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत आता है। ब्यूरोक्रेसी में पहला है कौन है? मैक्स वेबर। द ग्रेट जर्मन सोशोलॉजिस्ट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट वाज बोर्न ऑन 21 अप्रैल 1864। तो मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 में हुआ था। ये जर्मन थे, जर्मनी के थे। सोशोलॉजिस्ट, सामाजिक इंसान, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, राजनीतिक अर्थशास्त्री। ही वर्कड इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। ये समझना नहीं, केवल आपको थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बता दे रहे हैं। ये इकोनॉमिक्स में काम किया, सोशोलॉजी में काम किया इन्होंने, हिस्ट्री में काम किया, लॉ, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, वियना एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुनिस। 14 जून 1920 को ये पूरी ड्यू टू निमोनिया, जैसे कि आपको पता ही है कि अभी जो 2020 में कोरोना चल रहा है, 1920 में जो प्लेग आया था पूरी दुनिया में बहुत लाखों लोगों की डेथ हुई थी। तो उसी दौरान मैक्स वेबर का भी डेथ हो गया। 14 जून 1920 में मैक्स वेबर की डेथ हो गई। आगे देखते हैं मैक्स वेबर का कंट्रीब्यूशन क्या है। ब्यूरोक्रेसी कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने क्या कंट्रीब्यूशन किया मैनेजमेंट में, प्रबंधन में क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया? मैक्स वेबर मेन कंट्रीब्यूशन टू द मैनेजमेंट हिज थ्योरी ऑफ अथॉरिटी स्ट्रक्चर। नोट कर लीजिए, थ्योरी ऑफ अथॉरिटी स्ट्रक्चर एंड इट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अथॉरिटी। ये अथॉरिटी की स्पेलिंग गलत हो गई, AUTHROT है, अथॉरिटी रिलेशन विद इन दैम। तो मैक्स वेबर का जो मेन कंट्रीब्यूशन था मैनेजमेंट में था अथॉरिटी स्ट्रक्चर, कि अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बना जाएगा, कौन किसको अथॉरिटी देगा, जिसको हम अथॉरिटी दे रहे हैं वो अपनी अथॉरिटी के तहत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझे। जिसको अथॉरिटी मिलेगी वो अपने सबऑर्डिनेट को क्या कर सकता है, ऑर्डर भी दे सकता है। तो मैक्स वेबर ने मेन काम किया है, अथॉरिटी स्ट्रक्चर के लिए काम किया है। उसी को उन्होंने आगे डिस्क्राइब किया कि इस डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अथॉरिटी रिलेशन विद इन देम। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैक्स वेबर का मेन काम क्या है, अथॉरिटी स्ट्रक्चर बनाना, कि कौन टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है। लोअर लेवल में सुपरवाइजर हो गए, वर्कर हो गए, तो कौन किसको अथॉरिटी देगा, अथॉरिटी के बाद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझे, अथॉरिटी देने के बाद वो किसको ऑर्डर देगा, जो ऑर्डर जिसको दे रहा है वो ऑर्डर उसकी अथॉरिटी को समझेगा। तो मेन कुल मिलाकर इन्होंने एक अथॉरिटी स्ट्रक्चर बनाया। मैक्स वेबर का मेन कंट्रीब्यूशन कॉम ब्यूरोक्रेटिक में यही है। उसके अलावा देर आर 3 टाइप्स ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी विच रन एज फॉर राशनल लीगल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। ठीक है, ये आपको पढ़ना नहीं, केवल नोट कर लीजिए कि 3 टाइप के लेजिटिमेट मतलब क्या होता है, कि एक हिंदी में लेजिटिमेट को क्या बोलेंगे, कि एक कानूनन अथॉरिटी कैसे, एक राशनल लीगल अथॉरिटी, कि एक लीगल अथॉरिटी हमने आपको दे दिया कुछ काम करने को, इसके इस पे अगर मान लो चेक पे साइन करने की आपको हमने अथॉरिटी दे दी, तो आप ही अथॉरिटी कर पाएंगे, आप ही साइन कर पाएंगे, और कोई साइन करेंगे तो चेक क्लियर नहीं होगा। तो राशनल लीगल अथॉरिटी हमने आपको दे दिया। ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जैसे नॉर्मली अथॉरिटी आपको देते थे, अथॉरिटी दे दी कि आपको 10 लोगों से काम लेना है, 10 लोगों को आपको ऑर्डर देना है। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, चमत्कारी अथॉरिटी। ठीक है, तो 3 टाइप की अथॉरिटी की इन्होंने बात किया। राशनल लीगल अथॉरिटी, आपको डिटेल में नहीं पूछा जाएगा कि ये क्या होता है, केवल नोट कर लीजिए। राशनल लीगल अथॉरिटी की बात किया मैक्स वेबर ने, ट्रेडिशनल अथॉरिटी की बात किया, और कैरिस्मेटिक अथॉरिटी की इन्होंने बात किया। अगला आ गया नियो क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल में समझ गए सब, क्लासिकल में देखिए सब हो गया है। ये क्लासिकल में साइंटिफिक भी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच भी होगा, ब्यूरोक्रेटिक भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नियो क्लासिकल की। हेनरी फ्यूल्स भी बता दिया हमने आपको, ब्यूरोक्रेसी भी बता दिया, FW टेलर भी बता दिया, मैक्स वेबर भी बता दिया। अब आते हैं हम लोग नियो क्लासिकल अप्रोच में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहारिक अप्रोच भी इसको बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिहेवियरल अप्रोच। द बिहेवियरल अप्रोच टू द मैनेजमेंट बिगिन विद द हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट। अभी बताएंगे कि हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो नियो क्लासिकल अप्रोच को हम लोग बिहेवियरल अप्रोच भी कहते हैं। दिस बिहेवियरल अप्रोच टू मैनेजमेंट बिगिन विद द हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट।
हॉथरन एक्सपेरिमेंट के साथ ये स्टार्ट होती है। हॉथरन की स्पेलिंग ये है, ये हिंदी और इंग्लिश में ये हॉथरन ही पढ़ेंगे इसको, HOWTHRONE। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिहेवियरल अप्रोच। द बिहेवियरल अप्रोच टू द मैनेजमेंट बिगिन विद द हॉथरन एक्सपेरिमेंट। तो न्यू क्लासिकल में सबसे पहला था ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। कौन सी अप्रोच? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। फोकस ऑन द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ ए जॉब। सामाजिक पर्यावरण पर ज्यादा मेन, क्योंकि ह्यूमन रिलेशन का मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा है कि एक ह्यूमन रिलेशन की बात करेंगे, मानव संबंध की बात करेंगे हम लोग, ह्यूमंस को ज्यादा फोकस करेंगे, प्रोडक्टिविटी पे कम फोकस करेंगे। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में फोकस ऑन द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ ए जॉब। जो जो जॉब कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसको हमने स्पेसिफिक किस पे फोकस कर रहे हैं? सामाजिक पर्यावरण, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। इट रिफर्स टू द मैनर इन विच मैनेजर इंटरेक्ट विद द सबऑर्डिनेट। मैनेजर्स मस्ट नो व्हाई सबऑर्डिनेट बिहेव एज दे डू। ठीक है, मैनेजर्स को पता होना चाहिए कि सबऑर्डिनेट उस तरीके से किस तरीके, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं। अगर सही बिहेव कर रहे हैं तो क्यों सही बिहेव कर रहे हैं। अगर गलत तरीके से अगर मैनेजर्स, सबऑर्डिनेट उनके मैनेजर्स के विरुद्ध, अगेंस्ट में अगर बिहेव कर रहे हैं तो क्यों बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में रिलेशनशिप की बात की, मैनेजर्स वर्कर्स की रिलेशनशिप, टॉप लेवल, मिडिल लेवल की, मिडिल लेवल, लोअर लेवल की, आपस में एक रिलेशनशिप की हम लोगों ने बात करना है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के अंतर्गत। तो इसीलिए इसको मेनली फोकस ऑन द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ ए जॉब। इट रिफर्स टू द मैनर विच मैनेजर इंटरेक्ट विद द सबऑर्डिनेट। हम लोग देखते हैं किस तरीके से एक मैनेजर इंटरेक्ट मतलब बात करता है, इंटरेक्शन करता है, किस तरीके से मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से बात करता है। मैनेजर्स को पता होना चाहिए कि सबऑर्डिनेट बिहेव कर रहे हैं, जैसे भी बिहेव कर रहे हैं उनके साथ, अच्छा बिहेव कर रहे हैं, गलत बिहेव कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं वो। इंपॉर्टेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स इन सक्सेस और फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है किसी संस्था की फेलियर्स की बात करें, सक्सेस की बात करें, वो इसी चीज में इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है। अगर ह्यूमन रिलेशन अच्छा रहेगा, मानव में आपस में सबके संबंध अच्छा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? सक्सेस पाएगा, अदरवाइज फेलियर होगा उसको। मैनेजमेंट शुड रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयज नीड फॉर रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। जो भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है? एक जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मालिक लोग हैं, जो मालिक लोग हैं, उन प्रबंधन को है, प्रबंधक को शुड रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयज नीड, उनको एक एम्प्लॉयज की जरूरतों को समझना पड़ेगा। एम्प्लॉयड नीड फॉर रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस, कि कुछ लोग समझते हैं कि हमको पहचान मिले, एक सामाजिक एक्सेप्टेंस में भी मिले, तो आपको बीइंग एन मैनेजमेंट आपको समझना पड़ेगा कि आपके एम्प्लॉयज की एक समाज में रिकॉग्निशन हो, समाज में एक पहचान हो, सामाजिक एक्सेप्टेंस भी हो। आप इस तरीके से काम कर, टाटा में लोग जो काम कर रहे हैं, रिलायंस में काम कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टाटा में काम कर रहे हैं, रिलायंस में काम कर रहे हैं, विप्रो में काम कर रहे हैं, बिरला में काम कर रहे हैं। तो समाज में सोशल एक्सेप्टेंस भी है, एक पहचान भी है। तो मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि इंप्लॉयज की जरूरतों को समझे, इंप्लॉयज की जरूरतों को पहचाने, वो उनकी रिकॉग्निशन के बारे में बात करें, उनकी सोशल एक्सेप्टेंस के बारे में बात करें। मैनेजमेंट शुड लुक ऑन द वर्क ग्रुप एज ए पॉजिटिव फोर्स। मैनेजमेंट को एक ये भी देखना चाहिए, जो एक वर्क ग्रुप है उसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में हम लोग आपस में सोशल इन्वायरमेंट की बात करेंगे, मैन और मैन के रिलेशनशिप की बात करेंगे, किस तरीके से मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है। अगर मैनेजर अच्छी तरह से, अगर सबऑर्डिनेट मैनेजमेंट मैनेजर से अच्छी तरह से बात कर रहे हैं तो क्यों अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, अगर गलत तरीके से बात कर रहे हैं तो गलत तरीके से बात क्यों कर रहे हैं। और कहने का मतलब है किसी भी संगठन की सफलता और फेलुअर के पीछे सबसे बड़ा एक हाथ होता है, वो होता है ह्यूमन रिलेशन का। अगर आपस में ह्यूमन रिलेशन अच्छी तरह से रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? काम भी अच्छा होगा और संगठन भी अच्छी तरह से काम करेगा। मैनेजमेंट शुड रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयज नीड। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो एम्प्लॉयज की जरूरतों को समझे, एम्प्लॉयज की मार्क समाज में एक पहचान हो, सोशल एक्सेप्टेंस हो, रिकॉग्निशन हो। समझ गए ह्यूमन रिलेशन अप्रोच? अगला आया कंट्रीब्यूशन टू द एल्टन मायो। एल्टन जिन्होंने हॉथरन वर्क दिया, हॉथरन अभी हमने बताया था ना, हॉथरन एक्सपेरिमेंट, ये नोट कर लीजिएगा, एल्टन मायो ने दिया हॉथरन वर्क। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट?
एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो कैसा भी। चलिए, कंट्रीब्यूशन टू द एल्टन मायो कंट्रीब्यूशन क्या है, हॉथरन बर्ग। इसमें 4 फेज हैं, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले रूम एक्सपेरिमेंट, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू प्रोग्राम। ठीक है, किसी को और सब लोग बता दिए पहले, डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। आवाज क्लियर आ रहा ना आप लोगों को? ठीक है, तो हॉथरन एक्सपेरिमेंट क्या है पहले ये समझ लीजिए। इसमें मेनली 4 फेजेस दिए गए, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले रूम एक्सपेरिमेंट, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू प्रोग्राम। ठीक है, पहला जो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट है, इसका मतलब क्या है कुल मिलाकर समझेंगे, क्लियर, कि एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द इल्यूमिनेशन ऑन द प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी में जो प्रभाव पड़ रहा है, तो प्रोडक्टिविटी अभी चारों डिटेल में समझाएंगे, तो प्रोडक्टिविटी में प्रभाव पड़ रहा है उसको इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट उन्होंने बोला है। अगर भाई हम लोग बात करेंगे रिले असेंबली, रिले रूम एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द आवर्स एंड अदर वर्किंग कंडीशन इन प्रोडक्टिविटी, कि जो वर्किंग चेंजेस इन द आवर्स, जो घंटा ऊपर नीचे कर रहे हैं हम लोग, टाइमिंग चेंज कर रहे हैं, उसका प्रोडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। पहले 4 घंटे काम कर रहे थे, फिर 8 घंटे काम कर रहा, तो उसका प्रोडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। भाई हम लोग थर्ड बात करेंगे, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है कि टू कंडक्टिंग द प्लान वाइड इंटरव्यू टू डिटरमाइन वेदर एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। मतलब बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन का मतलब है आप ऑब्जर्वेशन करिए, अपने जो संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं उनका इंटरव्यू लीजिए, उनके वर्कर्स का एटीट्यूड देख लीजिए, सेंटिमेंट देख लीजिए, ताकि देखें कोई उनका, कि आपको देखना है कि जो भी काम आप उनको दे रहे हो उसके इंटरव्यू लीजिए कि आप सेटिस्फाई हो या नहीं हो, जो काम आप कर रहे हो उससे जितना सैलरी आपको मिल रहा है, तो आप कोई भी किसी भी तरीके के क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। तो बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन में क्या कुल मिलाकर क्या करना है आपको, कुल मिलाकर आपको इंटरव्यू लेना है, अपने वर्कर्स का एटीट्यूड चेक करना है आपको। ठीक है, क्लियर। भाई हम लोग इंटरव्यू प्रोग्राम देखेंगे, तो डिटर्मिनेशन एनालिसिस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एट वर्क ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। इसमें बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू में थोड़ा सा अंतर यही है, बैंक वायरिंग में इंडिविजुअल्स के बारे में पूछेंगे, इंटरव्यू प्रोग्राम में हम लोग सोशल की बात करेंगे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, हम लोग समाज के बारे में उनसे कोई बात करेंगे। ठीक है, तो चारों मेरे मेनली चारों हो गए, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले रूम एक्सपेरिमेंट और बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू प्रोग्राम। ठीक है, तो पहला अगर हम लोग बताएं, हम आपको नोट्स भेज देंगे, उसमें देख लें
इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट क्या था, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा था कि हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट क्या था, क्वेश्चन ये पूछा था है कि हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट में 4 फेजेस कौन कौन से थे। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले रूम, बैंक वायरिंग और इंटरव्यू प्रोग्राम। बस ये नोट कर लीजिए बस, और आपको कुछ नहीं करना है। पीजीटी में इससे आगे नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। इफेक्ट, हॉथरॉन स्टडीज का इफेक्ट क्या हुआ देखिए। Employees are motivated by social needs and association with others. Employees are motivated by social needs. Employees motivate हुए by the सामाजिक needs और association with the others. उन लोगों को अगर दूसरे लोगों से एसोसिएशन मिला, दूसरे लोगों से जान पहचान बढ़ी, सोशल नीड्स उनकी बढ़ी, तो इंप्लॉयज मोटिवेट हुए। हमने आपको थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में यही बताया ना, आपको थर्ड वाले में बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन में यही बताया ना कि आप एक इंसान का, एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड पता करने की कोशिश करिए, सेंटिमेंट्स के बारे में पता करने की कोशिश करिए। इंटरव्यू प्रोग्राम में आप सोशली पता करने, सोशल नीड्स के बारे में पता करने की कोशिश करिए, समाज के बारे में पता करने की कोशिश करिए। तो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके स्टडीज का इफेक्ट क्या हुआ, उसके स्टडीज का इफेक्ट ये हुआ, ठीक है, कि इंप्लॉयज और मोटिवेटेड बाय सोशल नीड्स एंड एसोसिएशन विद अदर्स। इंप्लॉयज मोटिवेट हुए जब उनको सामाजिक नीड्स के बारे में, सामाजिक जरूरतों के बारे में पता चला, दूसरों से उनका एसोसिएशन हुआ, दूसरे लोगों से एसोसिएशन हुआ, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट हुए। दूसरा हुआ, इंप्लॉयज परफॉर्मेंस इज ए मोर अ रिजल्ट ऑफ पीयर प्रेशर देन मैनेजमेंट इंसेंटिव एंड रूल्स। दूसरा मुद्दा क्या हुआ, इंप्लॉयज की परफॉर्मेंस बढ़ गई। बढ़ी कैसे? मैनेजमेंट के इंसेंटिव देने से नहीं बढ़ी, मैनेजमेंट के रूल देने से नहीं, मैनेजमेंट के कानून चेंज करने से नहीं बढ़ी। बढ़ी कैसे? पीयर प्रेशर, मतलब पीयर का मतलब होता है जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ सेम लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उनके प्रेशर से। कि अगर मान लीजिए एक टीम में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 के 10 लोग चाहते हैं कि हम सबसे अच्छा, जैसे कि आप लोग, आप 10-12 लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सभी लोग अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंपटीशन में, कॉमर्स की बात करें, कम से कम 20,000 फॉर्म पड़ा होगा पीजीटी में, नौकरी होगी 1,000-1,500, मान लीजिए 1,000 नौकरी भी है सपोज दैट, तो सबका तो सभी की तो नौकरी लग नहीं जाएगी। बट जो लोग अच्छा करेंगे, अब पीयर प्रेशर का मतलब होता है जो आपके साथ के लोग हैं, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ा इंप्लॉयज की परफॉर्मेंस पे। समझ रहे मेरी बात? इंप्लॉयज की परफॉर्मेंस इंप्रूव तो हुई, बट क्यों इंप्रूव हुई? मैनेजमेंट ने पैसा बढ़ा दिया, मैनेजमेंट के रूल चेंज हो गए, मैनेजमेंट के कानून चेंज हो गए, उसके चक्कर में नहीं, पीयर प्रेशर के चक्कर में। पीयर प्रेशर मतलब जो आपके लोग साथ में काम कर रहे हैं, उनके, वो लोग ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप भी मोटिवेट हुए और आपने भी ज्यादा अच्छा काम करना शुरू किया, उसके चक्कर में ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ गई। अगला हुआ, इंप्लॉइज वांट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम। हाथरॉन स्टडीज का एक प्रभाव ये भी पड़ा, इंप्लॉइज पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन सब निर्णय में, जो ऐसे निर्णय, ऐसे सब डिसीजन जो उनको प्रभावित करते हैं। समझ गए? इंप्लॉइज वांट टू पार्टिसिपेट इन अ डिसीजन दैट अफेक्ट देम। इंप्लॉइज, जो वर्कर्स हैं या जो इंप्लॉइज हैं, वो उन सभी डिसीजंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना फीडबैक देना चाहते हैं, अपना इनपुट देना चाहते हैं, ऐसे सभी निर्णय जो उनको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हो गया, मैनेजर्स नीड टू इन्वॉल्व सबऑर्डिनेट इन कोऑर्डिनेटिंग देयर वर्क टू इंप्रूव एफिशिएंसी। लास्ट क्या है, मैनेजर्स को जरूरत पड़ गई कि अपने सबऑर्डिनेट को इन्वॉल्व करें इन कोऑर्डिनेटिंग देयर वर्क्स टू इंप्रूव द एफिशिएंसी। अगर काम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, काम को प्रभावशीलता बढ़ानी है, तो आपको अपने सबऑर्डिनेट को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनके साथ भी समन्वय बैठाना पड़ेगा। तो हॉथरॉन स्टडीज का यही प्रभाव पड़ा, जो हमने चारों चीजें आपको बताई थी पीछे, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले रूम एक्सपेरिमेंट, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू प्रोग्राम का प्रभाव ये पड़ा कि इंप्लॉयज खुद मोटिवेट हो गए सोशल नीड्स के चक्कर में, इंप्लॉयज की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई पीयर प्रेशर के चक्कर में, इंप्लॉयज वांट टू पार्टिसिपेट इन अ डिसीजन। इंप्लॉय भी चाहता है कि हमको उन सभी निर्णय में सम्मिलित किया जाए जो निर्णय उनको प्रभावित करते हैं, और मैनेजर भी चाहता है कि अपने सबऑर्डिनेट को इन्वॉल्व करें, ताकि वर्कर्स, ताकि काम की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। समझ गए? कोई डाउट? लास्ट हो गया मॉडर्न स्कूल, बताइए कोई डाउट हॉथरॉन स्टडीज में?
किसी को कोई डाउट? आगे बात करते हैं मॉडर्न स्कूल की। क्लासिकल हो गया, न्यू क्लासिकल हो गया, मॉडर्न स्कूल। मॉडर्न में दो चीजें हैं, सिस्टम अप्रोच और कॉन्टिजेंसी अप्रोच। नोट कर लीजिए, सिस्टम अप्रोच और कॉन्टिजेंसी अप्रोच किसमें है? मॉडर्न स्कूल में। सिस्टम अप्रोच कैसे काम करती है? एक सिस्टम के थ्रू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इनपुट क्या होता है? रिसोर्सेस, ह्यूमन कैपिटल, मटेरियल, मनी, मेथड, ये सब क्या होगा? इनपुट। आउटपुट क्या होगा? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। या तो प्रोडक्ट निकलेगा, सर्विस निकलेगी। जब रॉ मटेरियल हम लोग प्रोड्यूस, रॉ मटेरियल डालेंगे, कुछ भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट करेंगे, ह्यूमन का यूज करेंगे, पुंज कैपिटल का यूज करेंगे, मटेरियल का यूज करेंगे, मेथड का यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम अगर उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा? आउटपुट क्या निकलेगा हमारा? प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो सिस्टम अप्रोच एक सिस्टम की तरह काम करती है, जैसे कि नॉर्मली सिस्टम प्रोडक्शन का जो काम करता है। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? सब सिस्टम, सिनर्जी, सब नोट कर लीजिए आप, कॉन्सेप्ट क्या है आपका। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि डिटेल में नहीं पूछेगा कि सब सिस्टम क्या होता है, बस पूछा जाएगा कि जो अपना सिस्टम अप्रोच के जो कॉन्सेप्ट है कौन कौन से हैं। सब सिस्टम, सिनर्जी, ओपन एंड क्लोज सिस्टम, सिस्टम बाउंड्री, फ्लो और फीडबैक। ठीक है, सब सिस्टम, सिनर्जी, ओपन एंड क्लोज सिस्टम, सिस्टम बाउंड्रीज, फ्लो और फीडबैक। ये देखिए ना, फीडबैक भी आपको जरूरी है देना कि आपने मतलब 10 रुपए का मटेरियल लगाया, आपने इनपुट 10 रुपए का लगाया, तो कोशिश यही करेंगे कि आपका जो आउटपुट है वो 15 रुपए का, तभी तो 5 रुपए फायदा होगा ना। आपने मेहनत की 10 रुपए की, आपका जो प्रोडक्ट निकला वो प्रोडक्ट बिका 8 रुपए का, फिर तो 2 रुपए का आपका नुकसान हो गया। इसीलिए आपको लगातार फीडबैक देना जरूरी है। सब सिस्टम, एनर्जी, ओपन एंड क्लोज सिस्टम, सिस्टम बाउंड्री, फ्लो और फीडबैक। सिस्टम अप्रोच में केवल इतना ही है। कॉन्टिजेंसी अप्रोच नेक्स्ट आ गया। कॉन्टिजेंसी अप्रोच है कि अप्रोचिंग डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल्स ऑफ अ सिचुएशन। हर सिचुएशंस में अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, अलग अलग थिंग, अलग अलग चीजें होती हैं। तो पूरी कॉन्टिजेंसी अप्रोच क्या करती है? अप्रोच किस पर डिपेंड करती है? किन परिस्थितियों में किस तरह से काम किया जाए, ये कंटीजेंसी अप्रोच बताती है। ड्रॉज ऑन ऑल पास्ट थ्योरीज इन अटेम्प्टिंग टू एनालाइज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। हम लोग अपनी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कोशिश करने के लिए हम लोग पास्ट की थ्योरीज, जो जो भूतकाल की थ्योरीज हैं, उनको हम लोग ड्रॉ करते हैं। उनको क्या करते हैं? हम लोग उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। उनको पढ़ के हम लोग आज की परिस्थितियों में उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कॉन्टिजेंसी थ्योरी में। इट्स वेरी इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेटिव मतलब सब आपस में जुड़े हुए हैं। इट्स समराइज, इट्स ऑल डिपेंड डिवाइस। टेल मैनेजर्स टू लुक टू देयर एक्सपीरियंस। मैनेजर्स को बता देते हैं कंटीजेंसी एक्सपीरियंस में कि आपका जो एक्सपीरियंस है, पास्ट का जो एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार काम करें। एंड द पास्ट experience and the past and to consider many options before choosing and encourage managers to stay flexible। कुल मिलाकर बात है कि आप कोई भी ऑप्शन चूज करना चाहते हो, उससे पहले सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए, उनमें से एक को चुनिए अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। उसके अलावा अपने मैनेजर्स को इंकरेज करिए कि वो फ्लेक्सिबल लाएं। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि अगर आपको ए नहीं चुनना है तो बी चुन लीजिए, बी नहीं चुनना सी चुन लीजिए, सी नहीं चुनना तो डी चुन लीजिए। 3 4 5 ऑप्शन हर काम करने के होते हैं। तो हर काम करने के तरीके 4 तरीके 5 तरीके, उनको 5 तरीकों को सभी को फ्लेक्सिबल रखिए अपने आप को। ए से काम नहीं हो रहा तो बी तरीका अपनाइए, बी नहीं हो रहा सी करिए, सी नहीं तो डी करिए। तो कंटीजेंसी अप्रोच का मतलब है हर परिस्थितियों में अलग तरीके की सिचुएशंस मिलेगी आपको, उसी के अनुसार आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। और आपको आज की परिस्थितियों की, आज की सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पास्ट की थ्योरीज पढ़नी पड़ती हैं। आपस में इंटीग्रेटिव का मतलब आपस में सब कुछ जुड़ा हुआ है। पास्ट की थ्योरीज का भी फ्यूचर की जरूरतों पर प्रभाव पड़ता है। अपने मैनेजर्स को बोलिए अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम करें। और कोई कुछ भी चूज करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लीजिए। पता नहीं, कुछ भी काम करने से पहले सब कुछ एक्सप्लोर कर लो, 4 तरीके 5 तरीके 6 तरीके, ताकि बाद में फाइनली अगर कोई कोचिंग भी ज्वाइन करना, 4 5 तरीके की कोचिंग पहले आप समझ लीजिए, उसमें जो सबसे अच्छी लगे भाई आप चूज करिए। This is all about the contingency approach also. So once again, thank you so much for joining everyone. कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए।
किसी को कोई किसी प्रकार का डाउट हो बताइए। Anybody is having any doubt, please do tell me. बेटा एक एक टॉपिक पढ़ाना है सब। क्लास जल्दी का मतलब है एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, 45-50 मिनट हो गए, खत्म हो गया। क्लास का मतलब नहीं 2 घंटे 3 घंटे बेटा पढ़ाएं आपको फिर कुछ समझ में भी नहीं आए। एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया तो इसलिए क्लास खत्म कर देते हैं। और कल संडे था इसलिए क्लास 20 मिनट में ऑफ कर दी। और मतलब है कि एक टॉपिक एक दिन में खत्म करना है। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, 2 महीने में आराम से 3 महीने में आराम से सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देंगे, परेशान ना होइए आप लोग। पेपर से पहले आपका सिलेबस सब कंप्लीट हो जाएगा। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम क्लास को खत्म करते हैं, कोई डाउट नहीं आप लोगों को तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर।